हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट या फिर घातांक या फिर पावर कहते हैं उसको, जो घातांक होती है और क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी और इसमें के कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने कुछ लिखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर आप इसको देखोगे और अगर आप अपने जो इंडियन सिस्टम है पढ़ने वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इससे करोगे तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके जीरो खत्म नहीं होंगे। तो जब बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना, पढ़ना और समझना, वो भी एक बार में देख करके, तो थोड़ी दिक्कत आती थी। अब इतनी बड़ी संख्या अगर कहीं लिखी हो और उसको अगर एक बार में आपसे कहा जाए कि इसको पढ़ के बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले तो गिनना शुरू करोगे, है ना? और क्या पता इतनी बड़ी संख्या आ गई तो फिर तुम सोचोगे कि अब इतने खत्म हो गया तो अब क्या करें। वही सिस्टम, जैसे सरकारें पैसा खर्च करती हैं, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 1000 करोड़, उस तरीके की संख्या बनने लगेगी ना। तो कहने का मतलब यह है, बड़ी संख्याओं को, जो लार्ज नंबर्स रहते थे, उनको कैसे लिखा जाए कि एक बार देखो और देखते हुए उसको चट से पढ़ दो। ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ज्यादातर विज्ञान में कैलकुलेशन करते समय आती हैं। जैसे कह दिया गया कि धरती का जो द्रव्यमान है वो इतने किलोग्राम है, तो इसको पढ़ना इजी कैसे बनाया जाए। या फिर मास ऑफ सैटर्न, शनि का जो द्रव्यमान है, वो भी देख रहे हो कितने जीरो लगे हुए हैं। गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21 और 2 इसमें 23 तो जीरो लगे हैं इसमें, है ना। तो जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, उसको अगर पढ़ना हो तो कोई दशमलव वाले ऐसी संख्याएं आ गई जिसमें दशमलव, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, फिर बाद में 1 लगा हो, तो ऐसी संख्याओं को उस हिसाब से लिखा जाए कि जैसे ही देखो चट से उसको पढ़ दो और समझ में भी आ जाए, है ना। तो इनको लिखने के लिए नई तरीके के जो है लिखने की प्रणाली बनाई गई, जिसको कहा गया एक्सपोनेंट या फिर घातांक। क्या चीज? घातांक। घातांक क्या होती है? देखिए, एक नंबर को अगर हम लिखते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हमें इसको लिखना है तो लिखने के जो तरीका होता है, मानक तरीका जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये है कि पहला जो अंक होगा उसके बाद जितने भी अंक आए होंगे, जितने भी अंक आए होंगे, वो अगर जीरो हैं तो सबसे अच्छी बात। अगर जीरो नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत होती, फिर उसको अप्रॉक्स में लिखते हैं। पहले अंक के बाद के जो भी होंगे उनको कितने जीरो हैं वो गिन लिया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? गिन लिया जाएगा। जैसे अभी यहां पर देखिए 5 9 7, उसके बाद 0 0 ही है, तो पहले तो हम लिख देंगे क्या? 5 9 7, उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे और 10 लिखेंगे। हमेशा जो होगा वो 10 की पावर लगाई जाएगी, ठीक है। 10 लिखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कितने जीरो थे। देखो, इसको छोड़ दो, 5 9 7 को हमने लिखा है ना, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कितने जीरो बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21, और इसको मिला लिया जाए तो 22। कितना? 22। तो 10 की घात कितना? 22 लिख दो। क्या लिख दो? यही जो ऊपर लगी हुई है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। हमेशा छोटा रहेगा अंक इसका। ये जो 10 है ये थोड़ा सा बड़ा लिखा रहेगा और ये क्या रहेगा? थोड़ा सा छोटा रहेगा। इसको बोलेंगे बेस या फिर आधार, और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखो, अभी भी ये मानक रूप में नहीं है। विज्ञान का जो मानक रूप है वो ये कहा जाता है कि जो पहला अंक है उसके बाद दशमलव लगा दो। क्या लगा दो? और उसके बाद जो है आपको संख्याएं लिखनी है घात रूप में। तो अगर आप खुद सोचो कि हम यहां पर दशमलव लगा रहे हैं, अभी दशमलव कहां है? तो मान लो यहां है। कहां है? यहां पर बाहर है ना। जब कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लो 230 लिखा हुआ है, 230,
इसमें अगर कहीं दशमलव नहीं तो समझ लो यहाँ पे बाहर दशमलव है। और इसको अगर आप बाईं तरफ ले आओगे, किस तरफ ले आओगे? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ लाने का मतलब क्या हो गया? ये हो गया कि हम इसको 3 अंक है ना, तो समझ लो 3 जीरो वाली संख्या से हम इसको भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं। जब 1000 से भाग दोगे तभी 3 अंक पहले दशमलव आएगा। और जब 1000 से भाग दे रहे हो तो तुमको 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई अगर कोई भी संख्या हमारे पास कितनी थी, 230 थी ना ये संख्या, हम अगर इसमें 1000 से गुणा कर देते हैं और 1000 से, या मान लो 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग दे देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, तो अगर नीचे का 2 जीरो कटेगा तो जो यहाँ बाहर दशमलव रहता है वो कहाँ उठ के आ जाएगा? 2 अंक पहले आ जाएगा, आ जाएगा ना, 2 अंक पहले आ जाएगा। भाग दोगे तो दशमलव में ही आएगा। अगर आप 100 से ऐसे भाग दोगे तो 2.30 ऐसा मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2.3 जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ और गुणे, तो ये वाला तो चला गया दशमलव लगाने में, और जो ये वाला 100 है ये हमारा बचा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से जब इसको मानक रूप में बदलना है तो जो यहाँ बाहर दशमलव है इसको उठा के यहाँ पे लाना होगा। जब यहाँ पे लाएंगे तो 2 अंक ये पहले आ रहा कि नहीं आ रहा? और देखो यहाँ भी 2 अंक हम पीछे लाए थे ना, तो हमारी घात कितनी? 2 बढ़ गई थी, बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई? तो अगर इसको भी हम पीछे ले आएंगे तो ये भी बन जाएगा क्या? 5.97 गुणे 10 की घात, जो 22 था वो 2 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 किलोग्राम। अब देखो इतनी बड़ी जो संख्या थी उसको हमने इतने में लिख दिया। जो हमको लिखने में, पढ़ने में, समझने में परेशानी हो रही थी अब वो दूर हो गई है। इसको हम चट से पढ़ेंगे, 5.97 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अब ये 24 घात बता रहा है कि 5.97 के आगे हम 24 जीरो लगा सकते हैं। कितने जीरो? 24 जीरो हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम इस शनि के मास को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आपको इन तीनों अंकों को पहले लिख लेना है। कितना है भाई? 8 6 8, ठीक है बात। अब इसके बाद गिनो कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके 21 ये हो गए, और 2 ये 23 हो रहा था ना, जीरो 23 ना, तो गुणे 10 की घात 23। लेकिन अभी ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप में बनाने के लिए दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए। इसमें कहीं दशमलव नहीं है तो समझ लो यहाँ बाहर है, ये उठ के यहाँ पीछे बाईं तरफ आएगा। और जब आएगा तो क्या होगा? जितने अंक ये बाईं तरफ गया है उतनी ही घात इसकी बढ़ जाएगी। तो कितने अंक आया है बाईं तरफ? 2 अंक। जब 2 अंक आया है तो घात इसकी 2 ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसमें घात 2 जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया था, बाद में इसको ले आए थे तो 2 बढ़ गया था, 24 हो गया था। तो अब इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8.68 गुणे 10 की घात कितना? 25 किलोग्राम। देखो अपना जो शनि ग्रह है ये धरती से भी ज्यादा द्रव्यमान में है। कोई संख्या बड़ी सी लिखी मिल जाए आपको इस तरीके से, अब इसमें जीरो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। आप इसको कुछ ना करो, बस ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 24। ये 10 की घात 24 का मतलब ये ना समझना कि आप 10 के आगे 24 जीरो लगाओ ना, 10 के आगे 24 जीरो नहीं लगाना है। इसको समझो कि ऐसे लिखा है ये 1 गुणे 10 की घात 24। 1 लिखो, उसके आगे कितने जीरो लगाओ? 24 लगाओ। बात क्लियर? जैसे यहां पर था 10 की घात 25 का मतलब ये ना समझना कि 10 लिखो उसके आगे 25 ना, 8.68 लिखो और उसके आगे कितने जीरो? 25 जीरो। अब देखो दशमलव वाली संख्या में क्या होगा भाई? दशमलव के आगे 0 0 0 0 कितने जीरो लग गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद 1 आया है ना। अब ये दशमलव हमारा जो है कहां जाना चाहिए नियमतः? जो अंक होगा उसके आगे, नॉन जीरो, बिना जीरो वाला जो अंक होगा उसके आगे। तो ये दशमलव उठ के दाहिनी तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? और यहाँ पे आएगा। कहां पे आएगा? 1 अंक के बाद वाले पे आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा इसको बेटा? इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इस 1 को लिखेंगे और गुणे 10 की घात बनाएंगे
और कितना बनाएंगे, कितना अंक ये उधर गया है। गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसको भी मिला लो 16 अंक दाहिनी तरफ गया है। अगर दाहिनी तरफ जाएगा तो आप 16 तो लिखोगे, लेकिन उसमें लगा दोगे माइनस। क्या लगा दोगे? माइनस। तो ये हो गया दशमलव में व्यक्त करना। ये माइनस लगने का मतलब ये हो गया कि इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 की घात प्लस में 16, या ऐसे बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब एक को भाग दे दिया जाए, एक के आगे कितने जीरो हो, 16 जीरो, एक के आगे 16 जीरो हो, उस संख्या से अगर एक को भाग दिया जाएगा तब जाके ये दशमलव वाली संख्या जो बनी थी ये हमको मिलेगी। बात क्लियर? तो ये तो हो गया एक्सपोनेंट, है ना? क्या हो गया? एक्सपोनेंट। क्यों इसको हम पढ़ते हैं? बड़ी संख्याओं को, चाहे वो दशमलव में हो और चाहे दशमलव में ना हो, उसको लिखने, पढ़ने और समझने को आसान बनाना। अब अभी कॉपी में अगर तुम इतना बड़ा अंक लिखने लगे तो पता लगा जीरो ही एक आध गायब हो जाए, या फिर आगे का पेज खत्म हो जाए, फिर लाइन खत्म हुई यहां शुरू कर दोगे, ऐसा होता है ना। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक्सपोनेंट जो है हमको पढ़ना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं एक्सपोनेंट के कुछ नियम। जैसे मान लीजिए बेस है ए का मतलब कोई संख्या होगी, ठीक है, और उसकी घात है मान लीजिए m, क्या है, और दूसरी कोई संख्या है वो भी a ही है, क्या है, और उसकी घात है n, क्या है, n। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में गुणा लगा है, यहां पर दो संख्या हो गई ना, आपको आधार देखना है कि आधार समान होना चाहिए। आधार अगर समान है और गुणे का निशान लगा है तो जो भी घात होंगी उनकी, चाहे इसकी घात मान लो 10 है, इसकी घात 15 है ना, लेकिन अगर आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, मतलब a की घात m प्लस n हो जाएगा जब गुणा होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो a की घात m और गुणा के बजाय हो भाग, क्या हो, और फिर a की घात हो n, तो इसमें क्या होगा, जो घातें होंगी वो घट जाएंगी, क्या होंगी, ये ऐसे बनेगा a की घात m माइनस n, m माइनस n। कई बार ऐसा मिल सकता है कि मान लीजिए a की घात m हो और उसके ऊपर भी घात लगी हो n, तो ये क्या हो जाएगा, जब घात की घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, m गुणे n। क्लियर है बात? ऐसी भी स्थिति हमारे पास आ सकती है कि मान लो इनके जो आधार हैं, इसको आधार बोलते हैं ना, ये क्या है, आधार या बेस, और इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये क्या होती है, एक्सपोनेंट या फिर पावर या घात कह सकते हो, क्या कह सकते हो। तो आधार समान थे तो इस तरीके से हुआ, अगर आधार समान नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए एक आधार है a, इसकी घात है m, दूसरा आधार है b, इसकी घात भी है क्या, m, मतलब घात समान है। इसमें इतने केस में क्या था, इतने में था बेस समान था, बेस समान था, आधार समान था, लेकिन अब यहां क्या है, आधार अलग हो गया, घात समान है। तो इसको कैसे कर देंगे, a गुणे b हो जाएगा और घात जो है वो लग जाएगी ऊपर एक ही घात, समझ गए। अगर भाग वाला केस है, मान लीजिए a की घात m भागे b की घात m, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a भागे b और घात कितनी लग गई, m। ठीक है, कई बार हमको सवाल इस तरीके से मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहा कि -1 की पावर 27, अब इसका उत्तर आप चुटकियों में निकाल सकते हो। भाई एक है, इसकी घात 27 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि -1 का -1 के साथ गुणा होगा, और कितनी बार गुणा होगा, 27 बार, 27 टाइम्स, 27 बार इसका गुणा होगा। तो उसके बाद देखो एक का जब भी गुणा होगा तो एक एक कम एक, एक एक कम एक ही तो आना है। बस हमको ये देखना रहेगा
कि हमारा उत्तर जो होगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, क्योंकि चिन्हों का भी गुणा होता जा रहा है ना भाई, माइनस माइनस का गुणा प्लस, दोबारा फिर से माइनस आएगा तो फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर अगला एक माइनस में आएगा तो फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो चिन्ह का भी गुणा होता जाता है ना। तो जब ऐसी स्थिति बने तो सीधा सा नियम है, माइनस मान लो 1 है और इसकी पावर है n, और n अगर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, इवन नंबर जानते ही हो, 2 4 6 8 10 12 14 जो जोड़े में हो, है ना, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। अगर घात सम संख्या हो तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, किस में आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि -1 की पावर n, जो n है वो विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, अगर ये विषम संख्या है तो फिर जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो आएगा तो एक ही, लेकिन हो जाएगा किसमें, माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में। और ये भी ध्यान रखना, जब भी घात माइनस में हो, जैसे लिखा हुआ हो मान लीजिए 3 की घात -5, तो इसको आप चाहो तो 1/3 की घात +5 बना सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी की पावर मान लीजिए a की पावर -n है, तो इसको आप घात को अगर प्लस में बनाना चाहो तो बटे में लिख दो, 1 के बटे में, और ये घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है।